गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। और पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में से एक बड़ी ही अहम नेमत है हमारे लिए, और ज़िंदगी एक खूबसूरत और कीमती चीज़ भी है। उसे खुशगवार बनाने की हमें ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए और खुशियाँ समेटनी चाहिए। और बाबा जी कहा करते हैं कि पुत्र, मोहब्बत की पहचान मिकदार नहीं मयार से होती है, और मोहब्बत थोड़ी भी मिले मगर सच्ची मिले ना तो जिंदगी संवर जाती है। इसलिए ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी हमें जिंदगी संवारने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी चीज़ें जो है वो लेट गो कर देनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर कोई माफ़ी चाहता है तो उसको माफ़ भी कर देना चाहिए। इसी के साथ ज़िंदगी जो है ना खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती ही जाती है। तो यही पैगाम है जो आप लोगों ने भी आगे पहुंचाना है, जिस तरह मैंने आप तक पहुंचाया है, ताकि ये एक चेन जो है ये चलती रहे। तो इसी पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब, सेहतमंद जिंदगी के लिए अहम होता है कि आप तंदुरुस्त और हमेशा एक्टिव रहें और भरपूर जिंदगी गुजारें, लेकिन हर वक्त एक्टिव रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और हम में से अक्सर लोगों को देखा जाता है कि सारी सारी रात सोने के बावजूद भी उनका कोई काम करने या फिर बिस्तर से उठने का दिल भी नहीं करता, और अगर उन्होंने ऑफिस जाना है तो भी वो इतने एक्टिव नहीं होते जितना उन्हें सारी रात सोने के बाद होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि थकावट और सुस्ती आ ही जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके जो मसल्स हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही थकावट का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की नौजवानों की, तो हम देखते हैं कि जनाब हमारे इर्द गिर्द बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो हर वक्त सुस्ती या फिर नींद में रहते हैं। और ऐसे तमाम अफराद के लिए एक बुरी खबर है कि अगर मुकम्मल नींद लेने के बाद भी आपको सुस्ती और थकावट का एहसास हो रहा है तो ये किसी ना किसी तरह की एक बीमारी की कैफियत भी हो सकती है। हर वक्त थकावट और सुस्ती महसूस करने वाले अफराद को अपनी जिंदगी में क्या क्या तब्दीली लानी चाहिए? क्या ये बीमारी हमेशा के लिए लाहक हो सकती है? क्या डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की वजह से भी ऐसा महसूस हो सकता है? तो क्या नौजवान ऐसी थकावट और सुस्ती से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? आज इन सब सवालों के जवाब जानने के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब हैं, कंसल्टेंट फैमिली डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट है फैमिली मेडिसिन एजुकेशन सेंटर के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के हवाले से। मतलब ये सबको महसूस होता है कि नींद पूरी होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं थकावट का एहसास हमें महसूस हो रहा होता है। तो ये क्या है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, एक्चुअली में है क्या? बहुत शुक्रिया जी। मैं ख़ास तौर पे लाहौर न्यूज़ और जागो लाहौर टीम का को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी ना सिर्फ सेहत के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बाकी दूसरे शोबाजात में भी आप लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। और ख़ास तौर पे पूरी जागो लाहौर टीम और ख़ास तौर पे मुनीबा, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये कर रही हैं और हम प्रोग्राम सुनते भी हैं, आपका देखते भी हैं। तो आज का टॉपिक जो आपने बताया बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है ये बहुत ही पेचीदा बीमारी है, जिसके ना सिर्फ बंदे की अपनी सेहत के ऊपर असरात हैं बल्कि अपनी फैमिली के ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर भी इसके असरात हैं। हम डिज़ीज़ की क्रॉनिसिटी को चेक करते हैं, उसकी डिज़ीज़ बर्डन एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, डिज़ीज़ बर्डन। डिज़ीज़ बर्डन जो है वो एक होलिस्टिक सी टर्म है, जिसमें मकसद जैसे अगर वो काम पे जा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, उसका इफेक्ट जो है आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ गया। ठीक है ना। इसी तरह ऑब्वियसली सही काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई ना। हम इस एंगल से भी देखें ना डिजीज की, एक तो फाइनेंशियल उसकी कास्ट तो आ रही है, लेकिन नेशनल लेवल पे उस पर क्या असरात हो रहे हैं, फैमिली के ऊपर बर्डन आ रहा है, घर में बैठा हुआ है, काम कोई नहीं कर रहा, और उसकी जिस जगह पे वर्क स्टेशन है जो उसका, उधर भी उसकी एक्टिविटी और डिस्टर्ब हो रही है। नेशनल लेवल पे इसका नुकसान हो रहा है। तो ये डिजीज बर्डन जो है हर बीमारी का होता है, और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है इसका भी यही है। अच्छा, अगर हम इसको आम लफ्ज़ों में लोगों को बताएं तो वो ये है कि थकावट, सही, और लो फीलिंग,
काम करने को दिल नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, कुछ ऐसी काम की वो ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, काम करने को दिल नहीं चाह रहा। इसमें 3 इकसाम है इसकी। एक हम कहते हैं एक्यूट फटीग जो होती है। अच्छा। एक्यूट फटीग जो है वो तकरीबन 30 दिन तक अगर बंदा थकावट में रहता है या कमज़ोरी में रहता है या कोई इस तरह की फीलिंग होती है, उसको एक्यूट कहते हैं। दूसरी आ जाती है प्रोलॉन्ग्ड। ओके। वो प्रोलॉन्ग जो है वो 1 माह से लेके 6 माह तक जो है इसको अच्छा। कहते हैं। फिर 6 माह से अगर ज़्यादा आती है तो वो क्रॉनिक फटीग में आ जाता है। अच्छा, क्रॉनिक फटीग भी बहुत सारी इसकी रीजंस है। हर क्रॉनिक बीमारी जो है वो क्रॉनिक फटीग कर सकती है। ओके। मसलन जो कोविड में आपने देखा, कोविड फटीग बहुत ज़्यादा लोगों थी हर को किसी में। हाँ अभी जी, तक चल हाँ जी। रही है। उसके बाद डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो अभी चल रही है और इसमें भी फटीग बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपका कैंसर सबसे बड़ा, टीबी, डायबिटीज़ आ गई, हेपेटाइटिस आ गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हम अंतड़ियों की बीमारियों को कहते हैं, उसमें फटीग बहुत ज़्यादा है। यानी आपका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न जब डिस्टर्ब हो जाता है तो बंदा जो है वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में हम ये कहते हैं कि नॉर्मली ये होता है कि अगर आप रेस्ट करते हैं, ठीक है, नींद लेते हैं, तो उसके बाद नॉर्मली बंदे को एक्टिव हो जाना चाहिए, हाँ। उसकी थकावट ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं होता, बंदा रेस्ट भी लेता है, बल्कि जितना ज़्यादा इनएक्टिव रहता है उतनी फटीग बढ़ जाती है। सही। दूसरा ये होता है, हम तो इसको लेते ही नहीं है ना कि कोई बीमारी हो सकती है। हम कहते हैं अच्छा काम का बोझ है, थकावट है, घर में भी काम करते हैं, बाहर भी जाए करते हैं, तो कोई नहीं, एक दिन टिका के सोएंगे तो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग, या आपने जैसे जिक्र किया कि हम किसी भी चीज़ को अपनी बीमारी समझते ही नहीं है। और जो भी आपका नॉर्मल पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी ईटिंग डिस्टर्ब हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपको उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कंसर्न इसके जो डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें। पहला तो फैमिली डॉक्टर ही आता है जिसके साथ आपने इनिशियल कांटेक्ट करना है। ठीक है। फैमिली डॉक्टर भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो जो आपको सही मशवरा दे सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आजकल क्वैकरी बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो उल्टा मशवरा देते हैं, बजाय मरीज़ को बेहतर करने के उसको नुकसान में ले जाते हैं और उससे पेशेंट का नुकसान होता है। वो समझते हैं कि हम कम पैसे करके अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो नुकसान हो रहा होता है। ठीक है ना जी। तो ये मैंने जिस तरह जिक्र किया कि ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें सबसे बड़ी वजह जो होती है वो स्लीप का, जो प्रॉपर स्लीप है वो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है। मसलन एक हमारा जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप हाइजीन है, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। एक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, रात को देर तक आप खाना भी लेट खाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 2 बजे रात को खाना खा रहे हैं, 12 बजे 1 बजे खा रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हम क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से हम इसमें मुब्तला हो सकते हैं, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में, लेकिन क्या इस सिंड्रोम की वजह से बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं हम लोग, और वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखें, क्रॉनिक जो फटीग है ये इटसेल्फ बहुत एक ऐसी बीमारी है जो कि बाकी बीमारियों से ज़्यादा होती है। डिप्रेशन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसमें मसला जो है, हम देखें इसके फिज़िकल फैक्टर तो मैंने बता दिए, जो बीमारियाँ हैं आपकी सारी मैंने जिक्र किया। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब करती है। ओके। अगर नींद ठीक नहीं आएगी, सुबह आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपकी डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आपका मसला रहेगा। एक और बड़ी बीमारी है जिसमें कि जो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी कम एक्टिविटी और ज़्यादा एक्टिविटी दोनों में ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और ज़्यादातर कम एक्टिविटी जो होती है हाइपोथायराइड, उसमें फटीग बहुत ज़्यादा होती है। यानी डिप्रेशन और फटीग दोनों हाइपोथायराइडिज्म में होती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सही। तो यानी हर बीमारी एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। ख़ासतौर पे डिप्रेशन जो है, अभी लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि तमाम क्रॉनिक बीमारियां जो है उसमें डिप्रेशन ज़रूरी है, होती है। आप देख लें
सर फहरिस्त है सर डिप्रेशन। आप डिप्रेशन बहुत जरूरी है, हम इसके ऊपर काम ही नहीं करते। हेपेटाइटिस सी जो है इसमें डिप्रेशन होती है, फटीग होती है। हम लोग अच्छा ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हेपेटाइटिस सी है तो उसकी पहले डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करें, अगर डिप्रेशन है तो किसी भी बीमारी से पहले उसके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि बाद बाद मेडिकेशन जो हैं वो खुद डिप्रेशन करती हैं। ओके हेपेटाइटिस सी की जो मेडिकेशन है सही वो डिप्रेशन करती हैं, और ऑलरेडी डिप्रेशन है और उसको आपने पहले एड्रेस नहीं किया और उसकी टेबलेट और लेनी शुरू कर दी हैं आपने, वॉर्सवेयर तो वो सीवियर हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं उनको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट उनके पास जब आ रहे हैं तो उसमें क्रॉनिक फटीग और इस तरह की जो उसको पहले चेक कर लें। तो फिर डॉक्टर साहब हल क्या है इसका, किस तरह इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं हम लोग? लेकिन ये हर बीमारी का हल तो मौजूद है। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बना दिया बॉडी का कि अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो कोई ना कोई सिम्टम्स बाहर आ जाती है, बिल्कुल, साइंस ऐसी, हाँ एंड जी, सिम्टम्स हाँ जिसके थ्रू हम अंदर जाते हैं, जिस्म के अंदर जाते हैं, ठीक है। और कोई ना कोई, जैसे सर दर्द है, सर दर्द एक सिम्टम है, आप इसको चेक करें क्यों हो रही है। देयर आर मोर देन 100 रीजंस जिसकी वजह से सर दर्द हो रही हो है। सकती है तो आप सिर्फ पैरासीटामोल खा के तो आप समझे कि मैंने इलाज कर लिया अपना, वो गलत है। यानी टैबलेट का नाम तो हर एक को पता है ना कि ये बीमारी के लिए, ये फलां बीमारी के लिए, दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए तो पता है। हाँ। दवाई का नाम जानना डॉक्टरी नहीं है, दवाई ना देना डॉक्टरी है। सही समझिए बात। तो पैरासीटामोल तो भाई आपने एक मशीन है जिसमें टू टू हो रही है, इसका मतलब है अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप टू टू को तोड़ेंगे बस खत्म, ये तो नहीं बात है ना। आप उसको ढूंढेंगे अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसके कॉज तक जाना कॉज तक जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी जो बात है कि कॉज ढूंढें, यही डिफरेंस है क्वालिफाइड डॉक्टर का और क्वैक का। ठीक है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस पे काम कर रही है और हुकूमती सतह पे भी इस पर ज़रूरी है, और आप लोगों का भी माशाल्लाह बड़ा रोल है इसमें कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें कि आपने अपनी सेहत के मसाइल के लिए किसके पास जाना है और अपने डॉक्टर की पहचान और किस तरह करनी है। देखो उसका तरीक़ेकार है, PMDC नंबर है, वो आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि उसका डॉक्टर का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी डिग्री, सारा कुछ आ जाता है। सिर्फ उसका PMDC नंबर लिखना है आपने, सही उसकी जो वेबसाइट है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल PMDC जो है। तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो ख़ास तौर पे बड़ी ज़रूरी आज का जो आपने टॉपिक रखा है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे हमारा जो लाइफ स्टाइल है इसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। प्रॉपर नींद नहीं देते हम, ठीक है ना। एक अडल्ट बंदा जो है उसको कम से कम 5 से 7 घंटे नींद ज़रूरी है उसके लिए। छोटा बच्चा देखें, न्यू बॉर्न बच्चा जो होता है वो 20 घंटे तक सोता है, फिर जो बच्चे उसके बाद जो आ जाते हैं वो 12-14 घंटे की नींद लेते हैं। तो अडल्ट के लिए 5 से 7 घंटे प्रॉपर नींद बड़ी ज़रूरी है। एक कंडीशन होती है स्लीप एपनिया, ठीक है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी में भी स्लीप एपनिया होता है, सोते में खराटे आना, नींद में खराटे आना, और फिर नींद उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है। उसके बाद वो दिन के टाइम वो लगातार फटीग और प्रॉब्लम में रहता है। और क्या होता है, हम इसको एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं सोमनोलेंस, डे टाइम स्लीप। गाड़ी चला रहा है तो सो रहा है, ठीक है, कितना खतरनाक चीज़ है। देखें कितनी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। ये क्रॉनिक फटीग में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्रॉनिक फटीग में ये जो इसकी काज है ना, वन ऑफ द काज जो है सोमनोलेंस है, और वन ऑफ द काज जो है स्लीप एपनिया है। ओके, ठीक है। और स्लीप, प्रॉपर स्लीप नहीं आई, स्लीप जब आप सोते हैं, एक आपके जो स्लीप हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं बॉडी को, वो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को ठीक करते हैं। किस तरह करनी चाहिए? हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर नहीं है। मतलब बहुत से लोग, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर 8 घंटे सो भी जाऊं तो वो जो एक माइंड आपका चलता रहता है ना, आंखें आपकी बंद होती है, माइंड आपका चल रहा होता है, तो वो आप सुबह एक्टिव उठ ही नहीं पाते। बिल्कुल सही है, ये यू आर वेरी राइट कि सुबह एक्टिव उठते नहीं। अगर सुबह आप एक्टिव नहीं उठ रहे, इट मीन्स के देयर इज सम प्रॉब्लम। स्लीप हाइजीन के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है, इसके ऊपर हमने कैसे इसको इम्प्रूव करना है। स्लीप लैब्स बनी हुई हैं। वो आप ड्यूरिंग स्लीप आपके ऊपर सेंसर लगा दिए जाते हैं और वो स्टडी करते रहते हैं कि इसकी जो स्लीप पैटर्न है वो क्या है, ठीक है जी।
स्लीप के पैटर्न्स हैं, इसमें वो एक ख़ास टाइमिंग्स उसकी होती हैं कि डीप स्लीप और सुपरफिशियल स्लीप कितने घंटे डीप होनी चाहिए, कितने घंटे सुपरफिशियल होनी चाहिए। स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, कंप्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं आपके मसल सोने के टाइम पे, और जब पैरालाइज होते हैं फौरन बंदा उठता है किसी ना वो फिर उसका सुपरफिशियल में चले जाता है। इसका टाइमिंग्स हैं। अच्छा। अगर वो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया ना आपका, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी एक्टिव लाइफ नहीं होगी। अगर आप सुबह उठते हैं, आप समझते हैं कि मुझे जो है थकावट फील हो रही है, तो आप अपना स्लीप पैटर्न और उसके ऊपर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करेंगे क्या रीज़न आ रही है। देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो इतना डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। हम रात को लेट सोते हैं, मोबाइल पे देख रहे का भी तो इस्तेमाल बढ़ गया ना। हम लोग सोने से पहले तो गैजेट्स उसके बगैर नींद नहीं आती है। अब तो बच्चे छोटे बच्चों को माएँ जो खाना खिलाने के लिए भी पहले वो पकड़ाती हैं कि जी आप ये देखो साथ खाना। ये मकसद सब पैटर्न बन गया है कि वो अपने यानी इस चीज़ को हम एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है। तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? 2-3 ऐसे टिप्स हमें बताएं कि सोने से पहले वो चीज़ करें जिसकी वजह से हमारी जो डीप स्लीप है, जो डिस्टर्ब हो रही है, वो बेहतर हो सके। देखिए जी, जो टेंशन वाली लाइफ है उसको ज़रा कम करें। अच्छा। मैंने एक चीज़ आजमाई हुई है अपनी, मैंने इसको किया। आपने मुझे कल फ़ोन किया कि इस टाइम पे मैंने आना है, वो मेरे जहन में रात को था कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है। अच्छा, जब ये जहन में आ जाता है ना कि इतने बजे मैंने उठना है, तो फिर आपको नींद रात को भी आ जाती है। ये भी मैं बता दूं आपको, आप अपने आप को कह के सो जाएं कि मैंने सुबह 8 बजे उठना है या मुझे सुबह नमाज के टाइम पे उठना है, मैं इस टाइम पे उठना है, तो रात को आपको नींद भी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। अगर आप ये नहीं ज़हन में बनाएंगे ना सुबह उठना है, तो आपको नींद देर से आएगी। ये आजमा के देख लें आप। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि खाना कम से कम बाज़ मैदे के प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं, एसिडिटी होती है, जर्ड होती है, जो खाना ऊपर आ जाता है, तजाबियत आपके आती है ऊपर की तरफ, तो वो तजाबियत वगैरह को ठीक करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि जो बॉडी है कंप्लीट हेल्थ, उसमें बड़ा कुछ शामिल है। आप नींद पूरी नहीं ले रहे, आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है ना जी। इनटेक आपका ज़्यादा है, आउटपुट कम है, ठीक है। इनटेक मींस के आपकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो आपका आउटपुट बहुत कम है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो आपका ओबेसिटी हो जाएगी, बाकी चीज़ें होंगी। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और क्वालिटी ऑफ स्लीप है और अपना थिंकिंग का पॉजिटिव थिंकिंग है, पैटर्न ठीक करने की, लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तमाम तर जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा हम हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब मौजूद है, कंसल्टेंट फैमिली डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जिसका हम सभी किसी ना किसी हद तक शिकार रहते हैं, और वो मसला है वक्त की कैद का। हम में से अक्सर लोग अपना मौजूदा वक्त इंजॉय नहीं कर पाते और लम्हा मौजूद जी नहीं पाते और कल की फिक्र में लगे रहते हैं। कल वो गुजरा हुआ भी हो सकता है या आने वाला भी हो सकता है, हमारा आज बर्बाद करके रख देता है। वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल में तकसीम किया जाता है, और माजी एक तजुर्बा है जिससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। गुजरा हुआ वक्त दोबारा पलट कर वापस नहीं आता, लेकिन वो यादों की सूरत में हमारे जहन के गोशे में महफूज रहता है, और हम जिस वक्त चाहें माजी के किसी भी लम्हे को दोबारा अपने जहन में जिंदा कर देते हैं। और मुस्तकबिल का जो पौधा है वो हाल में पनपता है। हाल वक्त की एक ऐसी अहम कड़ी है जो लम्हे का सच जो सामने है वो हकीकत है, लेकिन देखा ये जाता है कि हम हाल में रहते हुए भी गैर मौजूद रहते हैं अपने हाल से। कभी हम माजी की भूल भुलैयों में भटकते रहते हैं, तो कभी हम मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी में हाल को ही भूल जाते हैं। जबकि रहना तो हमें चाहिए कि लम्हा मौजूद को हम लोग जिए, उसे इंजॉय करें जितना हो सकता है, उसकी चाशनी से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। लम्हा मौजूद की अहमियत और अफादियत कितनी है, पावर ऑफ नाउ को कैसे समझा जा सकता है।
इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ उस्ताद हैं, कासिम अली शाह साहब हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब, पावर ऑफ नाउ, मौजूदा लम्हा जो है उसकी अहमियत और अफादियत क्या है, किस तरह उसको हम जी सकते हैं? मुनीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ये कहूँ तो गलत नहीं कि मेरा पसंदीदा तरीन मौजू है। अच्छा। और इस पे बहुत सा मैंने पढ़ा है, इसको बहुत सा पढ़ाया मैंने। ठीक है। शायद टीवी पे ये दूसरी दफ़ा कि हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत पहले क्योंकि मैंने बात की है किसी चैनल पे, तो ये बड़ा एक फ्रेश आज का एक अप टू डेट मेरा नॉलेज और मटीरियल और मेरा गौर खोज करना इस टॉपिक पे आज सामने आएगा। देखिए, इंसानी दिमाग अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत है। अच्छा, जो दिमाग है उसका जो फंक्शन है वो माइंड है। मैं बड़ी बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा और उसके साथ फिर बताऊँगा कि ये पावर ऑफ नाउ क्या है। ठीक है। देखिए, इंसान के जिस्म के पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स के कुछ फंक्शन है। किडनी का अपना फंक्शन है, लंग्स का अपना फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हाथ का फंक्शन है, आई का फंक्शन है, कान का फंक्शन है। लेकिन कभी हमने गौर किया कि ब्रेन का फंक्शन क्या? अब ब्रेन जब भी हम कहते हैं तो समझ आता है खोपड़ी के अंदर है कुछ। ब्रेन का जो फंक्शन है वो माइंड है। माइंड में इतना कुछ आ जाता है, सोचना, इमोशंस, पूरे बॉडी के और सारे पार्ट्स को ऑपरेट करना, उनको चलाना, ऑटो चलाना, कमांड से चलाना, डाटे को रखना, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन बनाना, अंदाजा लगाना, रिकॉल करना, फ्यूचर का ख्वाब बनाना, आज में रहना, ये सारे काम माइंड के। ठीक है। अब ये माइंड जो अल्लाह ने इंसान को दिया है बाकी मखलूकात के पास नहीं है। इसी वजह से इंसान और बाकी मखलूकात इंसान के दर्जे पे कहीं करीब भी नहीं है, इंसान नुमा भी नहीं है। यानी आप कह लीजिए करीब करीब होना भी शायद किसी मखलूक के लिए मुमकिन नहीं है। और ये मखलूक जो अशरफुल मखलूकात है, सबसे कीमती मखलूक है, इसके पास क्या है? माइंड, पावर ऑफ माइंड है। अच्छा, अब माइंड के फंक्शंस हैं। माइंड एक मेरा पसंदीदा मौजू भी रहा। अच्छा। माइंड के कई कामों में से दो काम बड़े कमाल के हैं। माइंड पीछे जाके याद करता है किसी भी चीज को और आज में ले आता है। इसमें क्योंकि याददाश्त पड़ी है, ये पुरानी से पुरानी फाइल, स्कूल में पहला दिन, बचपन का कोई हादसा, बचपन की अच्छी याद, बचपन की बुरी याद, बड़े बूढ़े जो इंतकाल कर चुके उनके चेहरे, गम के दिन, खुशी के दिन, सेलिब्रेशन, यादें, इसके अंदर बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है जिसे हम पास्ट कहते हैं। ये लम्हा ब लम्हा जो गुजर रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए पास्ट बनता जा रहा है। जब अपने प्रोग्राम शुरू किया था वो लम्हा पास्ट है। बिल्कुल। ये जो मैं बात कर रहा हूं, जैसी बात मुकम्मल की है तो जुमला बन रहा था वो पास्ट बन चुका है। ये लम्हा हाल का है। ये लम्हा इतना टिनी सा लम्हा है, इतना छोटा, इतना महदूद सा प्रेजेंट मोमेंट है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है ये लाइफ है, ना पास्ट लाइफ है और ना ही फ्यूचर लाइफ है। अच्छा, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो फ्यूचर का है। फ्यूचर का मतलब है कि इंसानी दिमाग ख्वाब देखता है, ये गोल्स बनाता है, ये ख्वाहिशें करता है, ये तमन्ना करता है, ये फिर इंतजार करता है, फिर ये कोशिश करता है। ये एक, आप इसको सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, ये एक पावर हाउस भी कहते हैं माइंड को समझाने के लिए। ये अपनी सारी तवानाइयां, सारी एनर्जीज फ्यूचर के ख्वाबों के लिए लगा देता है। ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन, पास्ट में जाना यानी रिकॉल करना और फ्यूचर में एक विजन सेट करना, फ्यूचर के बारे में सोचना और फ्यूचर के बारे में ख्वाब बना लेना, इमेजिन कर लेना, तखय्युल की ताकत, ये इंसान के पास बहुत बड़ी ताकत है। ये दोनों ताकतें अल्लाह ने इंसान को दी हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है कि इंसान को काम करने, तख्लीक करनी है, प्रोग्रेस करनी है। ये टीवी किसी और मखलूक ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। माइक लगा है, इंसान ने बनाया। मोबाइल है, इंसान ने बनाया। एक कील उठा लीजिए, इस कमरे में जहां पर जो नजर आ रहा है, आप जहां बैठे देख रहे हैं हमें, एक एक चीज इंसान ने बनाई है। ये सारे के सारे कहीं ख्वाब थे और ये ख्वाब हकीकत का रूप धारते गए। इंसान की सारी प्रोग्रेस की वजह फ्यूचर के बारे में सोचना और प्लानिंग करना और स्ट्रेटजी बनाना, ये इंसानी सलाहियत है दिमाग की। और इंसान की दूसरी से पास्ट को देखना, पास्ट को देख के लर्न करना, सीखना कि मैंने गलतियां क्या की हैं और उन गलतियों के नताइज क्या थे, एक डाटा लेना, एनालिसिस करना, फिर सबसे बढ़ के पीछे मुड़ के देखना कि मेरी जिंदगी कहां से शुरू हुई और मैं यहां कहां तक आ गया। ये दोनों जो एबिलिटीज हैं पास्ट और फ्यूचर में जाने की, ये माइंड की एबिलिटीज है। अच्छा, अब माइंड के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि माइंड जब पास्ट में होता है ना, वो ये भूल जाता है कि ये पास्ट है, वो उसको प्रेजेंट समझने लग पड़ता है। इसी तरह माइंड जब फ्यूचर में जाता है और बहुत से ख्वाब देखने लग पड़ता है, तो वो ख्वाब देखते देखते भूल ही जाता है कि मैं किसी प्रेजेंट में था और वहां से जंप करके मैं फ्यूचर में चला गया। अब जब मैं फ्यूचर में चला गया, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हमारे सुनने वाले कहीं ने नाश्ता कर लिया होगा, कहीं नहीं किया होगा, लेकिन अगर हम सब जो यहाँ इस वक्त सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं, हम तखय्युल में सोचें कि हमारे सामने एक दही बड़ों का एक प्याला आ गया। अच्छा। जिसके अंदर बड़े जबरदस्त दही भले हैं और
दही की क्वालिटी बड़ी शानदार है और उसके ऊपर सलाद जो है वो काट के डाला गया है और मसाला बड़ा शानदार डाला गया है, इमली की थोड़ी सी चटनी भी है, आलू बुखारे की थोड़ी सी चटनी भी है और पुदीना भी काट के थोड़ा सा डाला गया है। अब आपके मुंह में पानी आ गया। अब ये जो मुनीबा के मुंह में पानी आ गया, इसकी वजह असल में सामने कोई दही बल्ले नहीं है, असल में कोई दही बल्ले नहीं है। ये तखय्युल में जो दही बल्ले बने हैं उन्होंने भी वही रिस्पॉन्स पैदा किया है जो असल सामने आने से पैदा होता था। यानी इंसानी दिमाग को धोखा देना बड़ा आसान है। ये एक ख्वाब देखता है और वो डरोना होता है। बिल्कुल। ख्वाब कौन देखता है? माइंड देखता है। ब्रेन के अंदर का जो पार्ट माइंड है, तखय्युल, सोचना, तख्लीक करना, वो माइंड है, वो देखता है। ड्रोने ख्वाब से हम उठ के डर के उठते हैं और हमें याद करवाना पड़ता है, हो शुक्र है ये ड्रोना ख्वाब था। ठीक है जी। ख्वाब में हमारी लॉटरी निकल आती है, हम खुश होकर उठते हैं कि लॉटरी, और इर्द गिर्द कोई चीज नहीं होती, वही बिस्तर, वही घर और वही हमारी कसम पसूर। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसानी दिमाग जो ये तखय्युल के जरिए फ्यूचर में जाता है, इसको ये समझाना कि प्रेजेंट मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसानी दिमाग जो पास्ट में जाता है, बार बार पास्ट में जाता है, उसको याद करवाना कि प्रेजेंट मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक नुक्ता समझ लीजिएगा। नुक्ता ये है कि पास्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हाँ जी। फ्यूचर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव पास्ट का मतलब कि अच्छी यादें, हमारी जिंदगी में बड़ी अच्छी यादें होती हैं। बड़ा कुछ हमने नहीं किया होता, हमें मिल जाता है अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, रहमत से, बगैर कोशिश किए अल्लाह अनायत कर देता है, अच्छे लोग दे देता है, अच्छे वाकयात हो जाते हैं, अच्छे मौके मिल जाते हैं और हम कहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस तरह नेगेटिव पास्ट भी है। नेगेटिव पास्ट क्या है? बुरी यादें। कुछ बुरा हो गया, हमने कुछ नहीं किया था, हमारा कसूर कोई नहीं था, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, धोखा हो गया, नुकसान हो गया, फ्रॉड हो गया, पैसों का नुकसान हो गया, कुछ जानी नुकसान, कोई नुकसान पास्ट में पड़ा हुआ। जब आपका माइंड बार बार पास्ट में, नेगेटिव पास्ट में जाएगा और नेगेटिव पास्ट को रिहर्सल करेगा, और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि माइंड को याद नहीं रहता कि पास्ट है, तो प्रेजेंट मोमेंट सबसे ज्यादा खराब होगा। और अगर बहुत ज्यादा आप नेगेटिव पास्ट में रहने लग पड़े हैं तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। ये मैंने सादा जुबान में डिप्रेशन होने की वजह बता दी है। वो लोग जिन्हें कोई कह लीजिए कोई डैमेज हुआ, कोई चोट लगी हो, डिप्रेशन हो गया, या जीन्स में कोई प्रॉब्लम था, या ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हुई, वो एक अलग टॉपिक है। मैं आम तौर पे बता रहा हूं, नॉर्मल बंदे के डिप्रेशन में जाने की वजह ये होती है नेगेटिव पास्ट में बार बार जाता है, बार बार जाने की वजह से, नेगेटिव पास्ट की वजह से वहां से नेगेटिव पास्ट उठाता है, प्रेजेंट में लाता है और प्रेजेंट में डिप्रेशन होता है। यानी डिप्रेशन की वजह नेगेटिव पास्ट है। अब आ जाते हैं नेगेटिव फ्यूचर की तरफ, वो है खदशे। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे कारोबार की चीजें खराब ना हो जाए, मेरे ताल्लुकात खराब ना हो जाए, मुझे मौके ना मिले, मेरी रिस्पेक्ट खराब ना हो जाए, ये जो मकाम मैंने पाया ये खराब ना हो जाए, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे छोड़ ना जाएं, ये मोहब्बत करने वाले छोड़ ना जाए, जॉब न चली जाए, बॉस नाराज। अब फ्यूचर है, हाँ, आपके फ्यूचर से बार बार नेगेटिव फ्यूचर उठा के अगर प्रेजेंट में लाएंगे आप, तो एंजाइटी होगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जो भी फ्यूचर के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद रहने लग पड़ता है उसको एंजाइटी हो जाती है, और जो भी पास से बार बार पास को उठा के प्रेजेंट में लेकर आता है तो वो डिप्रेशन कॉज हो जाता है। अब करने वाला काम क्या है? पहली बात तो ये है कि हम वो पावर ऑफ नाउ, 99% तो शाह साहब हर कोई यही करता है। ये हो रहा है ना, ऑटो हो रहा है। देखें ये एबिलिटी, ये बहुत बड़ी एबिलिटी है पास्ट में जाने की, फ्यूचर में जाने की। इसका प्रोडक्टिव यूज वो मैं आगे जाके बताता हूं। मैं बता रहा हूं कि पहली चीज बड़ी समझनी चाहिए, ये पहला काम तो हमें ये करना है, यानी कि नाउ में आने से भी पहले, प्रेजेंट मोमेंट में आने से भी पहले, पहला काम तो वेल बीइंग है, ठीक है, वेलनेस है। वेलनेस के लिए पास्ट में जाना ज्यादा और फ्यूचर में रहना नेगेटिव में अच्छी बात नहीं है। सेहतमंद जहन जो है वो हाल में रहता है, यानी सेहतमंद जहन की एक अलामत ये है कि वो रियलिस्टिक होता है, वो ग्राउंड रियलिटीज में सोचता है, वो सोचता है कि असल में क्या है। लेकिन लोग तो उनको फिर शाह साहब बेहिस और ये कहना शुरू हो जाते हैं कि आप लोगों को टेंशन ही नहीं है, केयरलेस हैं आप लोग। मुनीबा, अगर एम्पैथी नहीं है ना तो वो एक गलत चीज है, ठीक। लेकिन एक ओवर एम्पैथी है। ओवर एम्पैथी का मतलब है कि एक चीज हुई नहीं है, हाँ। एक हादसा हुआ ही नहीं है और वो हादसा आपके जहन में रूनुमा हो चुका है और आप उस हादसे की वजह से परेशान है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो खुद को समझाना सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट लेसन आज का ये है कि खुद को कभी कभी रुक के समझाना चाहिए कि जो मेरे माइंड में चल रहा है वो फ्यूचर है या पास्ट है, वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट में चीजें इतनी बुरी नहीं है, प्रेजेंट में इतने हालात खराब नहीं है। प्रेजेंट में अगर सिरा खराब मिल रहा है कि यार ये कहीं जाके मेरे गले ना पड़ जाए, तो अभी ठीक करें चीजों को। प्रेजेंट से आप देखें ना, ये इंसान को फिर अगेन ये शर्फ हासिल है कि वो स्ट्रेटजी बनाता है, वो खतरों से बच जाता है, वो नुकसान से बच जाता है, वो तखमीना लगाता है, वो अंदाजा लगाता है, वो असेसमेंट करता है, वो एक भांपता है कि ये हालात की नजाकत ये कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, हाँ। मुझे हिजरत करनी चाहिए, मुझे जगह बदलनी चाहिए। आप देखिए मुल्क में हालात खराब हुए हैं,
आपको बड़ी एक मजे की बात बताऊं, चंद दिन पहले बड़े हमारे ऐसे यंगस्टर्स बच्चे हैं जिन्होंने यूरोप का वीजा ट्राई किया, शेंजन का, वीजा नहीं मिला, उन्होंने दोबारा ट्राई किया, तो ईमेल्स आने लग पड़ी कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक हालात खराब है, हम वीजा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें लग रहा है आप आएंगे यहाँ पर आके सालम लेंगे आप। तो यानी कि मुल्क में भी हालात खराब होते हैं और मुस्तकबिल नजर ना आए तो एंग्जाइटी बढ़ती है। इस सोसाइटी में एंग्जाइटी बढ़ने की बहुत बड़ी वजह मुल्क के हालात है। लोगों के इनफरादी हालात इतने बुरे नहीं है, आप यकीन कीजिए, एक तबका है जो बहुत हिट्टू है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी जिंदगी गुजर रही है और ठीक ठाक गुजर रही है। उसके बावजूद लोगों में एंग्जाइटी क्यों है? फ्यूचर नहीं है। जब फ्यूचर पे यकीन नहीं होता, और बाहर क्या है ऐसा, जरा गौर कीजिए, जिसको हम सिस्टम 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 कहते हैं, बाहर की दुनिया में फ्यूचर है, वो नजर आता है कि अगर हम कुछ कोशिश करेंगे उसका नतीजा मिलेगा, मेरिट है, एफर्ट है, स्टेट जिम्मेदारी ले लेगी, वो हमें चला लेगी, हमें बच्चों के लिए प्लॉट बनाने की जरूरत नहीं फेस करनी पड़ेगी ना, नाकामी होगी तो कोई ना कोई शेल्टर मिल जाएगा हमें। यहाँ पर बड़ी कोशिश के बाद भी राइट नहीं मिलता। यहाँ पर 1 नंबर तरीके कम है, 2 नंबर तरीके इसी वजह राइज हो गए हैं। यहाँ पर चैलेंज ये है कि इधर कोई भी क्लियर नहीं है इस मुल्क में, किसी को किसी भी वक्त धरा जा सकता है, उस पे पर्चा करवा लें, उसको FBR में धर लें, उसको किसी कानून शिकनी, किसी तरह की उस पर शिकन लगाएं और किसी तरह का एक जुल्म उस पर ढा दें। ये इस मुल्क का बहुत बड़ा फॉल्ट है और इसको ठीक करने की जरूरत है। वापस आऊंगा टॉपिक पे। अब देखें, असल में प्रेजेंट में आना, उससे बहुत जरूरी है कि पास्ट में से अच्छा पास्ट याद करें, ठीक है, और शुक्र अदा करें, ठीक है। यानी जब भी आप पास्ट में से कुछ अच्छा याद करके शुक्र अदा करेंगे, मैं कहां से उठा कहां आ गया, अल्लाह ने क्या क्या इनायतें की। मैं तो एक बड़ा सादा सा कुलिया टीवी पे बता देता हूं। 1 साल पीछे चले जाएं, अगस्त की आज की डेट 12 तारीख 2021, आप याद करें कहां पर थे, आपके पास क्या कुछ था। 1 साल के अंदर कितनी तब्दीलियां आई हैं। ये जो तब्दीलियां आई हैं क्या है? कहीं ऐसी तब्दीलियां आई हैं जो सोची भी नहीं थी, कहीं ऐसी अल्लाह ने इनायतें की हैं जो कभी ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हम कितना जुल्म हो के हमारा माइंड नेगेटिव को याद करता रहे, ये जो नेगेटिव को याद करते रहते हैं, इनको सबसे पहले डिप्रेशन से भी पहले नाशुक्री की बीमारी लगती है, और नाशुक्री की बीमारी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, कहा जाता है कि रूहानी बीमारियां जो है ना, वही जिस्मानी बीमारियों में कन्वर्ट होती हैं, और रूहानी बीमारियों में नाशुक्रापन एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसी तरह आप मुस्तकबिल में अच्छे गुमान लगाएं। हदीस के अल्फाज हैं, मफहूम हदीस ये है कि अल्लाह से जैसा गुमान लगाया जाता है वैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अब अल्लाह से खैर की उम्मीद रखें। अल्लाह पालनहार है, जिसने आपको पाला, आपके बड़ों को पाला, आपके बच्चों को भी पालेगा। फिर आप उम्मीद रखें कि जिस अल्लाह ने आज तक आपको मकाम दिया, इज्जत दी, और यहाँ से कितने हादसों से बचते बचते यहाँ तक पहुंच गए, अल्लाह आगे भी करम करेगा। खबर नहीं है कि वो कैसे कैसे असबाब पैदा कर देता है। फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। अगर आज तक जिंदगी चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी, और खुशगवार, तो ये तवक्कल है, ये भरोसा है। लेकिन क्या शाह साहब, उन लोगों की मदद की जा सकती है जो हमेशा नाशुक्री करते हैं और पास्ट की ही चीजों को, और खासतौर पर नेगेटिव पास्ट को लेकर आते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपके ताल्लुक की बुनियाद पे नसीहत होती है। अच्छा, अगर आपका ताल्लुक अच्छा है तो किसी को रियलाइज करवाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा मसला है कि हम नाशुक्रे पे तंज करते हैं। तंज कभी भी इस्लाह पैदा नहीं कर सकता। आप किसी पे भी तंज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, टॉन्ट करेंगे ना, वो आपसे नफरत करेगा। सबसे पहले जिसकी इस्लाह करनी है उससे मोहब्बत करें। यानी तबलीग का बुनियादी असूल, हम किसी को जन्नत में लेके जाना चाहते हैं लेकिन उससे नफरत करते हैं। नफरत की बुनियाद पे जन्नत में कैसे लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मोहब्बत करें ना जी। सोचें कि गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से नफरत नहीं है। और नाशुक्र इंसान को थोड़ा सा रियलाइज करवाएं, आप ज्यादा ही नाशुक्रापन करने लगे। मेरी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने महसूस करवाया। मेहरबानी करके जरा याद करें सर, मोहतरम दोस्त, भाई, आप जब मैं आपको मिला था 20 साल पहले, 25 साल पहले, आप कहाँ थे? आज अल्लाह ने कितने करम किए, कैसे कैसे वसाइल पैदा हुए। एक साहब थे, उनको बड़ी मोहब्बत से, मैं उनका शागिर्द हूँ, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मेरे उस्ताद मोहतरम है। मैंने उन्होंने अपनी जिंदगी को ना काउंट करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा, यार मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। तो मेरे साथ मेरे कई ऐसे कुलीग्स हैं, उनके पास देखो, किसी के पास 25 करोड़ है, किसी के पास 30 करोड़ है। मैंने कहा, सर मेरी बात सुने, आप जिंदगी को एक नए जाविये से देखना शुरू करें। वो ये है कि कासिम अली शाह जब भी आपके पास आता है, आपके घुटनों को हाथ लगा के आपको उस्ताद कहता है, आप वाकई उस्ताद। मेरे जैसे कितने हजारों शागिर्द आपके हैं, ये आपकी दौलत नहीं है। इज्जत बहुत बड़ी दौलत है, सिर्फ सोचने का जाविया ठीक करने की जरूरत है। यानी अल्लाह ताला ने किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की हुई, बड़ा मेहरबान रब है। किसी की दौलत औलाद में रख दिया, उसकी औलाद इतनी कामयाब हो जाती है कि उसको किसी किस्म की महरूमी महसूस ही नहीं होती। किसी की दौलत उसकी अकल में है, किसी की इज्जत में है, किसी की ताल्लुकात में है, किसी की जिंदगी में कोई काइंड इंसान आ जाएगा,
किसी की जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, किसी की अच्छा कईयों को अल्लाह ने चेहरा ऐसा दे दिया, उनसे रिस्क बनता जाता है। कईयों को अल्लाह ताला ने ऐसी को अकल दे दी है, ऐसी समझ दे दी है, वो हैरान होते हैं। सारी दुनिया कहती है पैसा कैसे, वो कहते समझ नहीं आती पैसा कैसा आ रहा है, तो रिस्क कैसे आ रहा है। अब आपने प्रेजेंट मोमेंट में आना है। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए सबसे पहले पास्ट और फ्यूचर से जान छुड़ाएं। नेगेटिव पास्ट में से लेसन ले लें। किया जा सकता है प्रेजेंट पे रहने के लिए। आप शेयरिंग करें, किसी के साथ शेयरिंग करें नेगेटिव पास्ट की। ठीक है। नेगेटिव पास्ट से जान छुड़ाने के 2-3 नुस्खे बता देता हूं। एक नुस्खा यह है कि नेगेटिव पास्ट को कभी लिख लें, उसमें से लेसन्स निकालें और जला दें। लेसन्स याद रख लें हमेशा के लिए कि मेरे लिए यह सबक था और मेरा अब पास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, नेगेटिव पास्ट को किसी के साथ शेयर करें और शेयर करके उससे वादा कर लें और अपने आप से वादा कर लें कि आइंदा मैंने इसका तज़किरा कभी नहीं करना। हम नेगेटिव पास्ट को यानी एक गड़े हुए मुर्दे को जिंदा करते हैं तज़किरा कर करके, बयान कर करके, बोल बोल के, ना शुक्रापन दिखा दिखा के, इजहार कर करके। जब आप नेगेटिव पास्ट को दफना देंगे जान छूट जाएगी खुद ब खुद। तज़किरा करना छोड़ दें, याद करना छोड़ दें, रिकॉल करना छोड़ दें। इंसानी जहन में खुद ब खुद एबिलिटी है, जब इंसान सोता है ना तो चीजें भूलने लग पड़ती हैं। इसीलिए गम की हालत में कहते हैं नींद की गोली दे दो ताकि ये सो जाए और ये नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल होने के लिए उस डाटे का कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में और सब कॉन्शियस से डीपर कॉन्शियस में जाना बहुत जरूरी है। वो जब तक अंदर कहीं जाके गुम नहीं होता ना, हमें दुख तकलीफ याद आता रहता है। सो नेगेटिव पास से जान छुड़ाएं, सबक ले लें और मुस्तकबिल नेगेटिव जो एक मुस्तकबिल है, खदशा जिसे कहते हैं, उससे जान छुड़ाने के लिए तवक्कल बढ़ाएं, ईमान बढ़ाएं, कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करें। रियली आप जब ये याद करते हैं कि मेरा माबूद, मेरा राजिक, मेरा रब है, तो फिर आपकी बड़ी जान छूट जाती है। जब आप मुस्तकबिल के खदशों को ख्याल आया और आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया, आपकी बड़ी जान छूट गई। दरअसल आपने सरेंडर किया कि ताकत मेरे पास नहीं है, ताकत मेरे माइंड के पास नहीं है, ताकत तो मेरे रब के पास है। तो जब आप ताकत रब को देते हैं और ये मानते हैं और यकीनन ताकत रब के पास भी है, तो आप अपने आप को मुकम्मल छोड़ देते हैं, अपने रब के भरोसे पे सुपुर्द कर देते हैं। और उस सुपुर्द किए बगैर एक छोटा सा बच्चा जो माँ ने उठाया होता है, उसका पूरा यकीन होता है कि मेरी माँ मुझे संभाल सकती है। वो उन मजबूत हाथों में कंफर्टेबल फील करता है, उसको माँ ने साथ लगा के पकड़ा होता है। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब आपका ये पूरा यकीन होता है कि वो पालनहार है। और मैं आपको एक बड़ी आज अहम बात कह दूं, 2 दिन पहले का वाकया है, टीवी पे हर जगह चला कि एक बाप ने 2 बेटियों को उनका गला काटा और उसके बाद खुदकुशी कर ली। मेरी बहन, मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ, ये सोसाइटी की बेहिसी नंबर 2 पे आती है। इसमें नंबर 1 पे वजह नहीं होती। नंबर 1 रीजन होती है नाउमीदी, और नाउमीदी ईमान के खत्म होने से आती है। दीन ने कहीं खुदकुशी रास्ता नहीं बताया, खुदकुशी तो रास्ता है ही नहीं। देखें, इससे ज्यादा बदतर हालात अरब के उन अरबी बद्दुओं के थे जिन्होंने कलमा शरीफ पढ़ा और सहाबी बन गए। यकीन कीजिए 1000 चैलेंज उनके थे, लेकिन उसके बावजूद पत्थर बांधते थे, अल्लाह पे भरोसा करते थे, खंदकें खोदते रहे, मैदान जंग में थोड़े से औजार हथियारों के साथ वो उतर जाते थे, जंगें जीत के आते थे, खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, शेब अबी तालिब आ जाती थी, ताइफ का मैदान आ जाता था, कभी ओहद आ जाता था। ये सारे चैलेंज होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम का, सबका अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। अल्लाह ने उनको सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत दी हुई थी। ये निशानी होती है कि बंदा ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। ये सब के सब लोगों के, अगर आप ये जितने ट्रेन के आगे बैठ गई औरत बच्चे लेके और नदी में छलांग लगा दी और बच्चे लेके जनाब वो झूला झूल लिया, फांसी ले ली और गले काट दिए और जहर की गोलियां खा ली, सब के सब नफ्सियाती मरीज है। और इस नफ्सियाती मरीज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है नाउमीदी। और नाउमीदी का मतलब यह है कि आपने सारे दरवाजे बंद महसूस करने शुरू कर दिए। दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये याद रखिएगा। जिंदगी में सारे दरवाजे जब भी बंद आपको लगते हैं, एक दरवाजा खुला हुआ है, और वो दरवाजा क्या है? वो दुआ का दरवाजा, वो तवक्कल का दरवाजा, वो सजदे का दरवाजा। आप जिंदगी के बदतरीन हालात में भी सजदा करके रब पे छोड़ सकते हैं। बेशक ऐसे ही है, आप रब पे भरोसा कर सकते हैं। रब पे भरोसा करेंगे तो क्यों ना आपका जो हाल है वो अच्छा गुजरेगा और मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। तो शाह साहब, ये तो बड़ा अच्छा हमारा टॉपिक रहा है और बहुत गुफ्तगू करने का मौका मिला आपसे और बहुत कुछ सीखा भी है। आज नौजवानों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, उसके वाले से क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, एक बड़ा अहम पैगाम ये है कि हमारे ये सब बच्चे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और मैं गाहे बगाहे बात करता हूँ स्किल्स की। मैं मानता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ, इतना तरक्की नहीं किया कि उसमें वो स्किल्स आ जाएं जिनकी हम बातें कर रहे हैं। अच्छा। अपनी मर्द आपके तहत कुछ स्किल्स पैदा कर लें, सही। अपनी मर्द आपके तहत खुद को काबिल बना लें।
देखिए किताब पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, यूट्यूब पे ढेरों अच्छी वीडियोस हैं, उनको सुनने से किसी ने नहीं रोका, पॉडकास्ट सुनने से किसी ने रोका, अच्छी किताबें सुनने से किसी ने रोका, लर्निंग से किसी ने रोका। अगर आप खुद लर्न करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, आप तरक्की करना शुरू कर देते हैं। बेशक ऐसे ही है। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ लेकर आए और पावर ऑफ नाउ की हम बात कर रहे थे कि मौजूदा लम्हा जो है उसकी कितनी अहमियत बयान की गई है और माजी से निकलकर मुस्तकबिल से निकलकर जनाब प्रेजेंट में जीना सीखिए, उसको एंजॉय करना सीखिए, उसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, और लाहौर की दुनिया के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं जनाब लाहौर और लाहौर से जुड़े उन मसाइल के हवाले से जो तवज्जो और हल के मुंतजिर होते हैं, क्योंकि शहर लाहौर को जिंदा दिलान लाहौर से मंसूब किया जाता है। और ये इसलिए मंसूब किया जाता है क्योंकि लाहौर के बासी हर त्यौहार, हर खुशी और हर मौके को दिल की इंतहा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और उसी मुनासबत से 14 अगस्त की भी आमद है और शहर लाहौर की बासियों समेत पाकिस्तानी कौम 75वीं सालगिरह मनाने के लिए बेताब है। और हर साल की तरह इस साल भी लाहौरिये दिल खोल कर जश्न आज़ादी का जश्न मनाने और इस जश्न को एंजॉय करने के लिए तैयार है। लाहौर क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का दिल भी कहलाता है, इसलिए दूसरे शहरों से भी हम देखते हैं कि लोग जश्न आज़ादी के मौके पर लाहौर का रुख करते हैं और उसकी वजह से शहर लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि अक्सर इस सेलिब्रेशन में कुछ ऐसे वाकयात भी रूनुमा हो जाते हैं जिनसे वालिदैन और घर वालों के लिए जो खुशियाँ होती हैं वो गमों में तब्दील हो जाती हैं। नौजवान तबका जश्न आज़ादी के मौका पर वन व्हीलिंग जैसे खतरनाक खेल खेलने में मसरूफ नजर आता है और उन नौजवानों की वजह से शहर भर में ट्रैफिक के संगीन मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जश्न आज़ादी पर वन व्हीलिंग को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, कौन कौन से रूट्स 14 अगस्त पर बंद होंगे और क्या मुतबादिल जो रूट्स हैं वो आवाम को फराहम किए जाएंगे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मोहम्मद सरफराज हैं। सरफराज आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज सबसे पहले तो बताइए, शहर लाहौर में जब भी कोई तकरीबात का सिलसिला शुरू होता है, अभी अशूरा की छुट्टियां थी उस पर भी हमने देखा कि खासी जो ट्रैफिक को भी मद्देनजर रखा गया, प्लान तरतीब किया। अब 14 अगस्त आने वाली है परसों, तो क्या प्लान तरतीब दिया गया है ताकि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो कम से कम हो सके? ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो कम तो नहीं हो सकते। अच्छा। क्योंकि इनके पास नफरी की भी कमी है। नफरी की कमी होने के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हर वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मसाइल का शिकार रहती है। अच्छा। कभी ताजर बरादरी इनका साथ नहीं देती, कभी जो बिल्डिंग के मालिकान हैं वो इनका साथ नहीं देते। ठीक है। फिर जब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो फिर वो सरापा एहतजाज रहते हैं। अगर हम किसी भी अहम शाहराह पे चले जाते हैं तो प्लाजे बहुत बहुत बड़े बने हैं, बाय नो पार्किंग लिखी जाती है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी 20-20, 25-25 गाड़ियाँ लगी रहती हैं। और उसके साथ अब जब आप रोड की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत लंबी लंबी लाइनें आपको नज़र आती हैं। तो ये मसाइल शहर लाहौर के बहुत पुराने मसाइल होते जा रहे हैं, जिसको हल करने के लिए हर आने वाली लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये लाहौर जो है वो पंजाब का दिल है, दारुल हुकूमत है, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। PMLN के टाइम पे बहुत वर्किंग की गई, टीपा को मुतहर्रिक किया गया, LDA को भी साथ मुतहर्रिक किया गया। उस वक्त में हम देखते ये रहे हैं कि उस वक्त में दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग्स होती थी, CTO को साथ शामिल किया जाता था, CCP लाहौर को साथ शामिल किया जाता था। कोशिश ये की जाती थी कि ताजर बरादरी और दूसरे ऐसे जो अनासर हैं जिनकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं उनको साथ रख के उनकी जो एक हौसला अफजाई करके कि आप ये काम ना करें, पार्किंग का कोई अदर इंतज़ाम करें, तो उनको साथ रख के ये काम किया जाता है। ठीक है, मुशावरत के साथ चीज़ें की जाती थी। मुशावरत के साथ चीज़ें की। अब भी ये कोशिश की जाती है लेकिन इस पे अमल दरामद बहुत कम है। वो उसकी वजह ये है कि इनके पास अब नफरी नहीं है।
लाहौर में आप देखें कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। रायवंड तक हाउसिंग सोसाइटी चले गई, इधर से मुरीद के तक हाउसिंग सोसाइटी चले गई। अगर हम बात करते हैं तो BRB नहर से पहले सारी हाउसिंग सोसाइटी, तो सारा रश जो है वो लाहौर के गिरदोनवाह में है। और जब हम शहर में दाखिल होते हैं सुबह सवेरे तो ऐसा लगता है कि हम रश में फंस गए हैं। 15 मिनट का सफ़र जो है वो 45 मिनट का हो जाता है। तो इस तरह ये मसाइल जो हैं वो इनको हमें देखना होगा। दूसरी बात आपने कहा है कि शहर लाहौर में जब अहम इवेंट होते हैं, अशूरा का इवेंट था, अशूरा, चेहलम और इस तरह के जो इवेंट होते हैं मजहबी जिसमें छुट्टी होती है, उसमें शहर लाहौर की दो तीन जब छुट्टियाँ होती हैं, शहर लाहौर की आवाम जो यहाँ के बासी नहीं हैं, अदर ज़िलों अजला से उनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। जब वो चले जाते हैं तो रश कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर है उनको आसानी हो जाती है। दूसरी जानिब इन तमाम इवेंट्स पर एक ऑपोजिट वे दिया जाता है। एक रोड को बंद कर दिया जाता है, एक को वन वे खोल दिया जाता है, ताकि दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो एक रोड पर रखी जाए, ताकि शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब 14 अगस्त का जो ट्रैफिक प्लान है वो मुरतब कर दिया गया है। इससे कबल ही जो है वो मुझे याद है कि 4 रोज़ कबल सिटी लाहौर की जानिब से एक हदायत जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 1 व्हीलर और ये जो साइलेंसर उतारते हैं इन मकैनिकों को भी गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दें। अब उस दिन तो मैं 14 अगस्त से पहले ठीक है, उस दिन तो मैं बाहर निकला हुआ था, तो जो मुगलपुरा सेक्टर था उसमें 88 के करीब जो नौजवान थे, मनचले थे, हुल्लड़बाजी करने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसमें एक अब अहम चीज़ शामिल ये हुई है कि जिनका पुराना रिकॉर्ड है, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके खिलाफ FIR है 1 व्हीलर्स के खिलाफ, जिन्होंने साइलेंसर उतारा, जो मैकेनिक हैं जिन पे FIR दर्ज हो चुकी हुई है, जो रिकॉर्ड याफ्ता है, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है, ताकि 14 अगस्त आने से पहले ही काम का आगाज हो, ताकि कोई भी बच के ना जा सके इसके हवाले से। सरफराज, आपने हमारे साथ ही शामिल गुफ्तगू रहना है। ऐसे SP सदर हैं ट्रैफिक पुलिस के आसिफ सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, 14 अगस्त आने वाली है और तैयारियां उरूज पर हैं, बताइएगा ट्रैफिक प्लान क्या तरतीब दिया गया है ताकि जो ट्रैफिक है उसके मसाइल ना पैदा हों? जी, बहुत शुक्रिया। ये 14 अगस्त के सिलसिला में हमने एक प्री सर्वे करवाया था, जिसमें हमने ऐसे वर्कशॉप वाले जो तरमीम करते हैं, इसे अल्ट्रेशन करते हैं, उनको हमने नोटिस जारी किए हैं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप अयानत में शामिल हों। और जो रिकॉर्ड याफ्ता जिनके पास ये इनके खिलाफ FIR दर्ज है, उनको डोर नॉकिंग की है। और इसके अलावा हमने प्लान ये तरतीब दिया है कि उस दिन 60 मोबाइल स्क्वाड्स होंगे, हर मोटरसाइकिल पर 2 बंदे होंगे जो कि मोबाइल हालत में रहेंगे, और जहाँ कहीं कोई ऐसा वायलेशन देखेंगे, जो पोटेंशियल एरियाज हैं, कनाल है, आज़ादी फ्लाईओवर है, जेल रोड है, मेन बुलेवार्ड है, डिफेंस का एरिया है, तो ऐसी जगह पर ये स्क्वाड जो है मोबाइल हालत में रहेंगे और एक दूसरे को कन्वे करेंगे, और नाका जहाज जो पुलिस और पीरों की मदद से लगाए गए होंगे वहां से पकड़े जाएंगे। और हमने तकरीबन 3000 के करीब जो है नफरी वो सारी डिप्लॉयमेंट होगी उस दिन, और इनको हम इंशाल्लाह ताला चलने नहीं देंगे और इनको पकड़ेंगे। इनकी सजा जो है वो इनको बता देनी चाहिए कि जो वो रिपीटर होंगे उनको 3 साल सजा होगी, जो पहली दफा पकड़ा जाएगा उसको 6 महीने सजा होगी, और जुर्माना जो है वो अदालत की डिस्क्रिप्शन पे होगा। अच्छा, और सर जो मैकेनिक के खिलाफ भी तो कहा गया है कि FIR कटवानी है या मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, तो उसके खिलाफ क्या सजा होगी? सजा उसकी होती है 99A में 6 महीने, पहली दफा 6 महीने उसको सजा होगी, क्योंकि 100 महीने की सजा जो होती है वही सजा होती है जो कि असल जुर्म की होती है। अच्छा, आसिफ सिद्दीक साहब, आपने 4 रोज़ कबल जो है वो ऑपरेशन शुरू करवा दिया था शहर लाहौर में, जो साइलेंसर उतारते हैं मैकेनिक, उनके खिलाफ ऑपरेट किया जा रहा है। अभी मेरी जब 4 रोज़ कबल बात हुई, मुगलपुरा सर्कल से मुल्हिका जो इलाका है वहाँ से 80 से ज़ायद नौजवान जो हैं वो उनको बयानी हल्फी लिया गया, फिर उनको छोड़ा गया। तो क्या आप समझते हैं कि बयानी हल्फी लेने से ये नौजवान जो हैं ये बाज आ जाएंगे और ये जो मैकेनिक हैं
ये 14 अगस्त पे नौजवानों को साइलेंसर उतार के नहीं देंगे? जी, ये हमने अपना एहतजामी हुज्जत पूरा किया, लीगल हमने प्रोसीडिंग अपनी पूरी की, हमने उनको नोटिस जारी कर दिए। अभी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा जब हम कार्रवाई करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है प्रिवेंटिव मेजर्स में, और प्रोएक्टिव अप्रोच जो होती है कि ये पहले हम इनको तमलीग कर देते हैं। तो इससे लाभ वाला फर्क पड़ता है। अगर पूरा ना हो 100%, 30-35% तो इसका असर ले ही लेते हैं। ठीक है, मतलब उनके खिलाफ अगर वो बयान हल्फी के खिलाफ जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सज़ा भी हो सकती है। जो पहली दफ़ा पकड़ा जाएगा उसको 6 महीने की सज़ा होगी, और जो दोबारा जिसके पहले ही मुकदमे चल रहे हैं उसके खिलाफ उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। एसपी सदर ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ सिद्दीक साहब मौजूद थे। आसिफ, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सरफराज, पहले भी ये चीज़ें हर साल 14 अगस्त आनी है, हर साल हम देखते हैं कि जो नौजवान होते हैं वो बाहर निकलते हैं और साइलेंसर उतरे हुए होते हैं उनके, तो हर साल ही ये चीज़ें होती है। तो मुकदमे दर्ज होते हैं, कोई फ़र्क पड़ा है कि केसेस कम हुए? अच्छा, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। हर 14 अगस्त में देखता हूँ शहर लाहौर की, हर 14 अगस्त में पिछले साल की निस्बत ज़्यादा रश होता है। एग्जैक्टली, वही तो। अच्छा, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हुल्लड़बाजी होती है। हालांकि पुलिस, कोई दो राय नहीं, पुलिस की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप 14 अगस्त की मुनासबत से एक रेस होती है रात को, सही, 1 व्हीलर जो है वो एक रेस करते हैं, रिंग रोड पे वो रेस होती है। और इस मौके पर मुझे समझ नहीं आती कि रिंग रोड पुलिस कहाँ सोई रहती है। एग्जैक्टली, हाँ। एक तो वहाँ रिंग रोड पुलिस को मोटरवे टाइप गाड़ियाँ भी दी गई हैं, सारी सहूलतें भी दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिंग रोड पुलिस कहीं पे भी कार्रवाई करती हुई नजर ही नहीं आएगी। पुलिस को इस चीज का इल्म भी होगा कि वहाँ पे होती है, हर साल होती है। इस चीज का इल्म भी होगा। या तो इनके पास गाड़ियां नहीं है, या इनके पास मोटर बाइक्स नहीं है। अगर ये उनका पीछा करें, उनको पकड़ें, उनको रोकें, लेकिन ये सारी चीजें चलती रहती। इससे कबल DHA फेज 6 में और यहाँ पे होती थी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से कार्रवाई की गई, अब वहाँ पे तो रुक गई है, वहाँ पे नहीं होती कोई भी इस किस्म के मामला। जब भी होता है अब रिंग रोड से मुल्हिका जो सड़कें हैं वहाँ पे होता है, और रिंग रोड के ऊपर होता है। ये सुबह तकरीबन 3 बजे से लेके 9 बजे तक ये सारी रेस चलती है। अच्छा। लेकिन रिंग रोड अथॉरिटी, रिंग रोड पुलिस की जानिब से इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इससे कबल जो है वो सियालकोट मोटरवे बन रही थी, वो खाली थी, वहाँ पे रेस हो रही थी। वो जब मोटरवे पुलिस की जानिब से चार्ज लिया गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन हम हर साल देखते हैं, वीकेंड पे भी देखते हैं कि रिंग रोड पे ये सारा मामला हो रहा होता है। रिंग रोड पुलिस की जानिब से मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई हो, के मजे ले रही किसी को पकड़ा गया हो, या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। और फिर कहना कि जो हमारे ट्रैफिक के मसाइल हैं वो खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को निगलेक्ट करके आगे बढ़ रहे होते हैं, जिन पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, मोहम्मद सरफराज, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। सरफराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और ये मसाइल थे शहर लाहौर के कि ट्रैफिक क्यों बढ़ती जा रही है, और ट्रैफिक की वजह से जो मसाइल हमारे सामने आते हैं। 14 अगस्त आने वाली है जनाब, आप लोगों से भी यही दरखास्त है कि जो हुल्लड़बाजी करते हैं और सरेंसर उतरवा के और वन विलिंग जो करते हैं वो ना करें, अपनी जान का भी ख्याल रखें, और आपसे जो लोग वाबस्ता हैं उनका भी कुछ ख्याल करें। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे आज यानी कि 12 अगस्त के हवाले से। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनकी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। और देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत के एतबार से दुनिया में 10वें नंबर पर है, लेकिन रोजगार की मकामी मंडी में इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत की खातिर खा खपत नहीं मौजूद है। और माहिरीन के मुताबिक इसी वजह से बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, जो नौजवानों को मायूसी की जानिब धकेल देती है। बेरोजगारी के बाद सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ पे आता है, वो है मयार तालीम का, जो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है।
फिर भी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो तुलबा है वो सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। वसाइल की अदम मौजूदगी में भी पाकिस्तानी नौजवान आए रोज कोई ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इजादात भी कर रहे होते हैं। हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बावजूद भी रिसेंट हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने अपना लोहा मनवाया है वहां पर। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वज़ा करदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात की जाए ना, तो पाकिस्तानी नौजवान उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करने में पेश रहते हैं। तो वर्ल्ड यूथ डे मनाने का मकसद क्या है, इस दिन की मुनासिबत से बात करेंगे। पाकिस्तानी यूथ को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस पे भी बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिजा फरहान हैं, जनाब सोशल एक्टिविस्ट हैं, 2 दफा फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये बड़ा एक अच्छा और प्राउड मूवमेंट है हम सबके लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। देन वो यंगेस्ट एडवाइजर टू यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं और अब जो है वो वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उन पर काम भी कर रही हैं और यूथ के हवाले से बहुत सारा जो है वो इल्म भी रखती हैं। तो फिजा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है मरीबा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन द वर्ल्ड यूथ डे, इट्स माय प्लेजर। क्या कहेंगी सबसे पहले तो ये आज जो वर्ल्ड यूथ डे मनाया जा रहा है, इसका मकसद क्या होना चाहिए और क्या है आज का मकसद? इसका मकसद मुनीबा ये होना चाहिए कि जो हमारी स्पेशली जिन ममालिक में पाकिस्तान की तरह यूथ बल्ज है, जिसमें हमारी यंग पीपल और जो पॉपुलेशन है वो बाकी से ज़्यादा है। एज यू नो पाकिस्तान इज़ द 5th यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद 63% पॉपुलेशन जो 15 और 30 के बीच में है। बिल्कुल। तो हमें तो डेफिनेटली ये दिन मनाना चाहिए, ज़ोरों शोर से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी 63% पॉपुलेशन के लिए है ये दिन। हाँ। और ये इस दिन का मकसद मेरे लिए ये है कि यंग लोगों को, जो यूथ है हमारी, उनको उनके पोटेंशियल के बारे में बताया जाए, उनको बताया जाए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, you know what they should be looking at when they get out of universities, what kind of opportunities are there for them, and how they can convert that potential Pakistan की बेहतरी के लिए. Exactly. How they can go, you know, for me, young people can enhance their potential and achieve their potential through either education, skills, और entrepreneurship. अब वो typical रास्ता नहीं रहा कि सिर्फ पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब वाला काम नहीं है। अब आपके अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल सेट है, तो आप उसको भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत यंग एज में जा सकते हो। देयर इज नो एज बैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिस डे इज फॉर द यंग पीपल। अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचें, अपने ख्वाबों के बारे में सोचें, अपने अंदर जो बर्निंग डिजायर है उसके बारे में सोचें और उसको अचीव करने के बारे में सोचें। ये वो दिन है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी लैग करती हैं, हम या इस सेक्टर में थोड़ा सा लैग करते हैं? आई वुड से मरीबा, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगी। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई वाज अ वेरी यंग वुमन जब मैंने एंटर किया वर्कफोर्स। लम्स में गई थी, उसके बाद वॉरिक बिजनेस स्कूल गई थी। आते सार आई लॉन्च 2 of my own companies. It was challenging, yes. बट जब आप एक बार निकल जाते हो बाहर, मतलब अपना यू नो विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट कि मैंने काम कर जाना है, तो फिर अपॉर्चुनिटीज खुलती चली जाती हैं। ओके, राइट, एंड दैट्स व्हाट लेड मी टू बिकमिंग यू नो द Forbes 30 under 30 social entrepreneur twice, making Pakistan proud. That's what led me to becoming the youngest advisor to the UN Secretary General, the youngest future energy leader. मैं हमेशा यंग लोगों को, और अब मैं जब आई एम नॉट सो यंग एनी मोर, बट आई लाइक टू गो बैक टू यूनिवर्सिटीज एंड टॉक टू द यंग पीपल नाउ एंड टेल देम कि वंस यू सेट फुट आउट, वंस यू कमिट कि मैंने काम करना है और आप बाहर निकलते हो, तो आपकी एज एक्चुअली एक एसेट बन जाती है रादर देन अ बैरियर। एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़, अब आप देखें पाकिस्तान का एक बहुत बहुत यूनिक फैक्ट है जो मुझे बहुत हमेशा परेशान कर देता है कि हमारी जो, अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में से 50% ग्रेजुएट्स जो वो खवातीन होती हैं, राइट? बिल्कुल। मेडिकल कॉलेजेस में 70-80% खवातीन होती हैं। खवातीन है, हाँ। Only 10% of them end up in the workforce. Exactly. Right? So where does that rest of the youth brain drain happens? Internal brain drain है, ये तो external भी नहीं है, हाँ? So हमारी यूथ के पास प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ। लेकिन अब उस प्लेटफॉर्म से अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसफॉर्म करना फॉर योर ओन बेटरमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ द यूथ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि नहीं है। लाइक when I set out there and then Forbes हुआ पर UN Secretary General का high level panel when I was the youngest member with Christine Lagarde, with Jim Yong, you know, representing Pakistan. Ban Ki-moon जो UN Secretary General, उन्होंने पहली मीटिंग में जो क्रैक किया कि by having Fiza here we've reduced our mean age by half, क्योंकि बाकी सारे तो 60-70 plus थे and I was sitting there in my 20s. तो I think opportunities हैं। सबसे पहले मेरा जो लगता है कि the young people themselves
हैव टू मेक दिस कमिटमेंट कि उन्होंने कुछ अचीव करना है। हाँ। उन्होंने अपने सारे बैरियर्स को तोड़ के, अपनी एज के बैरियर को साइड पे करके, जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी बर्निंग डिज़ायर है, उसके मुताबिक अपने ख्वाब पूरे करने हैं। लेकिन फिर ये सोशल प्रेशर भी तो आ जाता है ना उनके ऊपर कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये भी बैरियर आ जाता है, घर वाले क्या कहेंगे, ये भी एक बैरियर आ जाता है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, अब एक मेरा ख्याल है कि थोड़े माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं। एटलीस्ट फ्रॉम वेयर आई सी, माइंडसेट्स आर चेंजिंग। पहले एक माइंडसेट होता था फैमिलीज़ का कि आपने पढ़ना है, यूनिवर्सिटी करनी है, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, 2-3 प्रोफेशंस होते थे। अब लोगों को समझ आ गई कि दुनिया बहुत आगे चली गई है। ई कॉमर्स की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, डिजिटल टेक की दुनिया है, फिनटेक की दुनिया है, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया है, राइट? और इसलिए अब डिफरेंट अगर आप देखो तो इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल गए हैं लाहौर में। आई पर्सनली नो ऑफ लॉट्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स। मे बी हमारे यंग लोगों को उसकी अवेयरनेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। कामयाब जवान टाइप गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, जनरेशन अनलिमिटेड टाइप UN की काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जो यूथ को बता रहे हैं, जो नौजवानों को बता रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है कि आपने पढ़ के यूनिवर्सिटी करके फिर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। आपके अंदर अगर कोई स्किल है तो आप उस स्किल से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाओ। एंड वी आर एक्चुअली अब लोन्स बैंक्स ने शुरू कर दिए हैं टू सपोर्ट यंग पीपल इन सेटिंग अप देयर ओन बिजनेसेस एट अ यंग एज। तो अब वो अपॉर्चुनिटीज़, और हमारे पास इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज नज़र आ रही हैं हमें। मतलब अब मैं तो हैरान होती हूँ जो हमारे लम से रेस्टोरेंट बिजनेस में इतनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कभी खाना बनाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक बिजनेस के बारे में सोचा। जॉनी एंड जुगनू इज़ वन एग्जाम्पल, मारू तंदूर इज़ वन एग्जाम्पल, देयर ऑल फ्रेंड्स आई नो। ये जो स्मैश बर्गर, आई डोंट नो आपने खाया कि नहीं, लाहौर की बहुत सक्सेस स्टोरी, 12 साल के बच्चे ने शुरू किया था। सो इट्स रियली अबाउट आपने अपने अंदर क्या टैलेंट ढूंढा और उसको आपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। पहले नहीं थे, बैक इन आवर डेज व्हेन वी वर एक्चुअली यंग, तब नहीं थे, वो सारा कुछ खुद करना पड़ता था। वो सारा कुछ खुद करना पड़ता था। अब आई फील इट्स वेरी इजी। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, UN के प्रोजेक्ट्स हैं, बैंक के स्पेशल यूथ लोन्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, लम्स, IBN, नास, सबके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स हैं जहां आप जाके सीख सकते हो कि यार मेरे पास ये स्किल है, मैं ये करना चाहता हूँ और अब मैं इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यंग पीपल टू बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल एट अ यंग एज। यस, लेकिन जिस तरह मैं बात कर रही थी फ़िज़ा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी बात की जाती है, तो वो क्या है, किस तरह उनको हम सीख सकते हैं? सो जो मुनीबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आई वुड से UN की गाइड बुक है, राइट? यूनाइटेड नेशंस की गाइड बुक है। देयर आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट द यूनाइटेड नेशन हैज कम अप विद, जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक, राइट? उसके अंदर आपके जेंडर भी है, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज भी है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसके अंदर फूड भी है, हेल्थ भी है। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, जितनी भी आपकी डेवलपमेंट सेक्टर की प्लानिंग होती है, वो इन 17 SDGs के आसपास होती है। कि हम इन 17 SDGs को कैसे अचीव कर सकते हैं और कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है। एंड दैट्स हाउ फंडिंग गेट्स अप्रूव्ड इंटरनेशनली एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स गेट अप्रूव्ड नेशनली। तो हर मुल्क को भी अपने बताना होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है, जो हमारा अगले साल का एनुअल प्लान है, या जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान ADP, वो SDGs के साथ कैसे अलाइन करता है। जितनी ज़्यादा अलाइनमेंट होती है उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट फंड्स जो है वो आपके लिए एक्सेसिबल होते हैं। सो बेसिकली कहने का मकसद ये इन सिंपल टर्म्स कि हम किस तरह प्रोजेक्ट्स बनाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो। हम उसको किस तरह से इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो ना सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करे बल्कि बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को भी टिक करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, खवातीन को इंक्लूड करे, यंग लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करे, हेल्थ के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखे, पोल्यूशन के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखे। तो हाउ कैन वी डू एनी, और अगर हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन इन SDGs का फ्रेमवर्क सामने रख के अपने बिजनेस प्लान्स बनाना शुरू कर देगी तो द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। जब आप सोचो कि यार मैंने ये साबुन बेचना है या ये मैंने ये कॉफ़ी बेचनी है, लेकिन मैं इसको किस तरह से ऐसे बेचूं कि मैं बेच तो लूं लेकिन मैं इन इंडिकेटर्स को भी मैक्सिमम पूरा कर सकूं। तो यू विल बी गिविंग बैक टू द वर्ल्ड, you will be giving back to society, yet you'll sell your product really well. लेकिन यूथ किस तरह अपना जो एक रोल है वो प्ले कर सकती है इसके अंदर? यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मुझे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। आई वुड रियली लाइक कि जो भी अगर कोई यंग लोग ये सुन रहे हैं और उनको
they can reach out to me. I have an official Twitter page, I have an official Facebook page. SDGs के young ambassadors हैं, youth ambassadors हैं, जो कि SDGs का पूरा एक सेक्रेटरी जनरल का youth council है. The UN Secretary General Antonio Guterres launched अभी recently, जो कि I brought that to Pakistan as well with UNICEF, Generation Unlimited. सही. It's a project which is committed to the development of young people. And it states कि हर पूरे मुल्क का जवान आदमी या औरत 2030 तक किसी भी प्रोडक्टिव स्ट्रीम ऑफ वर्क में होना चाहिए, आइदर थ्रू एजुकेशन और थ्रू स्किल्स और थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. ये 3 पिलर्स हैं, एजुकेशन, स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? और द मकसद, द ऑब्जेक्टिव इज कि एवरी यंग पर्सन शुड बी इन अ प्रोडक्टिव रोल इन द सोसाइटी, राइट, by 2030. It's called Generation Unlimited. ये सेक्रेटरी जनरल ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हुआ है ग्लोबली, और ये जितने भी ममालिक में यूथ बल्ज था, जहाँ पे 50% से ज़्यादा यंग पीपल की पॉपुलेशन थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहाँ पे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ. आई वॉज लकी इनफ टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यूनिसेफ टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट टू पाकिस्तान फ्रॉम द UN हेडक्वार्टर्स. अब फॉर एग्जाम्पल इस प्रोजेक्ट में ही कंप्लीट अलाइनमेंट कर रहे हैं कि SDGs के अंदर यंग पीपल कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. यंग लोगों के लिए जॉब्स कैसे क्रिएट हो सकती हैं, यंग लोगों के लिए कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आज के डे एंड एज के मुताबिक हैं, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ई-कॉमर्स, जो चीज़ें दुनिया सीख रही है और आगे जा रही है. अगर आप गूगल करो टॉप 10 जॉब्स इन द नेक्स्ट डेकेड, तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर नहीं मिलेंगे. एग्जैक्टली. जो हम लोग अभी भी सोचते हैं कि बेटा है तो इंजीनियर बन जाए, आर्मी में चला जाए, बेटी है तो डॉक्टर बन जाए, MBA कर ले, ये कर ले. हाँ, अगर आप अभी गूगल करो तो द टॉप 10 जॉब्स ग्लोबली आर ऑल इन द डिजिटल एंड द टेक स्पेस. पाकिस्तान हैज टू रियली beef up अपना skills का caliber in the digital and tech space, right? So that platform is there. उसमें हम youth ambassadors appoint करें. पाकिस्तान से बहुत सारे youth ambassadors appoint हुए हैं अभी, who are now SDG youth ambassadors for Pakistan and globally. Youth Advisory Council बन गया है young people का at the UN, जिसमें सारे young लोग ही हैं. By young I mean 15 to 30, so we've just about crossed that, but I can still advise young people now. So वो जो यूथ एडवाइजरी काउंसिल, उसमें सारे यंग लोगों को बिठा के वी आर आस्किंग देम कि आप बताएं कि यंग लोगों के लिए और क्या करना चाहिए. सो आई थिंक आई पर्सनली फील देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क पे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एंगल पे हैं, चाहे वो UN के एंगल पे हैं. एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय पार्टनर्स पेप्सी, they launched this fantastic project called रोशन कल. रोशन कल वाज अगेन टारगेटेड यूथ की तरफ. ठीक है. तो वो यंग लोगों को स्पेशली ज्यादातर यूथ पे ही टारगेट किए जाते हैं प्रोग्राम्स. एग्जैक्टली. और रोशन कल में क्या है कि जो यंग लोग हैं, जो मतलब टियर 2 यूनिवर्सिटी से या टियर 3 यूनिवर्सिटी से हैं, जिनको जॉब मार्केट से कनेक्ट करने में गैप फील होता है, तो हम उनको किस तरह ऑनलाइन इंटर्नशिप्स दें टू एनहांस देयर स्किल्स, ताकि उनको हम फिर जॉब मार्केट में ला सकें एंड उनको एम्प्लॉयमेंट दिला सकें. लास्ट ईयर उन्होंने एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है कनेक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम रहीम यार खान और यू नो एनीवेयर एल्स टू अ जॉब इन कराची, जिसके पास उसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, यू नो. एंड इसके लिए पेप्सी ने ऑलरेडी 1300 या जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया, and now they're scaling it up to about 10,000 with lots of partnerships. So there are lots of good things happening. I think the young people उनको ढूंढने की जरूरत है. आप अपने अंदर भी ढूंढे कि आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या कर सकते हैं, और फिर अपने इर्द गिर्द भी वो आप ढूंढे, आपको जरूर वो मिलेगी. सबसे पहले अपने अंदर ढूंढे, फिर आपको आसपास नजर आना शुरू हो जाएंगे. एग्जैक्टली. वो पाथ जो है खुद से बनता जाता है. हमारे साथ फिजा फरहान मौजूद थी. फिजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यहाँ पर आने के लिए. और आज वर्ल्ड यूथ डे मनाया जा रहा था, उस पर हमने बात की कि कौन से चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं हम सबको, जो यंग लोग हैं, और किस तरह वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपने अंदर से वो ढूंढ सकते हैं, और देन वो उनको पाथवे ज़रूर मिलेगा. ये तवक्कुल होना चाहिए हम सबके अंदर. अच्छा, मुझे अब आपने जनाब इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.